गांधीयन एरा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हम लोग वो डील करेंगे अभी कि गांधीयन एरा में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि कुछ छोटी मोटी बातें आप लोगों को मालूम होंगी, महात्मा गांधी जी कब बॉर्न हुए, कहाँ बॉर्न हुए, है ना, ये सबको मालूम होगा। आई थिंक ऐसा कोई है जिसको आइडिया नहीं कहाँ बॉर्न हुए, कब बॉर्न हुए। 2 अक्टूबर 1869 को, मतलब 1869, पोरबंदर गुजरात में, है ना। ये कहानी, मतलब ये चीज़ सबको मालूम होगी आई होप, क्योंकि अगर आप तैयारी करने आए हैं तो डेफिनेटली ये मालूम ही होगा। मालूम है ना, कोई है जिसको आइडिया नहीं है इस बारे में? तो अब देखो, स्टार्टिंग में आपको मालूम ही होगा कि जहाँ ये बॉर्न हुए थे वो ठीक ठाक फैमिली थी, गरीब तो नहीं है, मतलब कहने वाली बात यह है। और गरीब नहीं है तभी लंदन जाके पढ़ पाएंगे, बैरिस्टर की स्टडी कर पाएंगे। अब गांधी जी के साथ हुआ क्या, चले तो गए पढ़ाई करने, लेकिन अपने यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी बात क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई केस ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या, इनको एक केस मिला। कब मिला? 1893। हम लोग पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। 1893, ठीक है। 1893 में इनके पास एक केस आया, और वो केस किसका था? बेसिकली फ्रेंड ही मान लो इनके पापा के, उनका नाम है दादा अब्दुल्ला। ये लिखते चलिएगा, है ना, मैं समझाते हुए चलूंगा और कुछ चीज़ें जो है वो आपको नोट करनी है, ठीक है। दादा अब्दुल्ला। अब डेफिनेटली पापा के दोस्त तो कहाँ से बिलोंग करते होंगे? गुजरात से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। गुजराती मर्चेंट, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन, ठीक है ना। इनका एक केस मिला, कहाँ जाना था? डरबन। डरबन जानते हो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। हाँ यार, एक तो टाइम पर लेट हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो डरबन साउथ अफ्रीका में ये वो केस को लेके गए, कुछ बिजनेस टैक्स से रिलेटेड चीज़ें थी, ठीक है। तो अब ये मान लो कि ये एक तरीके से हाईली एजुकेटेड पर्सन मानो उस जमाने में इंडिया के, टॉप पर तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान साउथ अफ्रीका में गए। तो इनको लग रहा है कि भैया अब इंडिया में कोई इतना पढ़ा लिखा हो, पैसे वाली फैमिली से हो, तो आप समझ ही सकते हो, सूट वूट टाई वाई में ये गए वहाँ पर। और वो आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, स्टोरियाँ सुनी होगी गांधी जी की कि ये ट्रेन में बैठे हुए थे, ठीक है, ट्रेन से उतार दिया गया, फर्स्ट क्लास की टिकट थी तब भी, फिर इनको पीटा गया, वो स्टोरियाँ सुनी है सभी लोगों ने, है ना। अच्छा, अभी तो लोग आ ही रहे हैं ना। तो ठीक है, मैं पहले आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ कि किस तरीके से, तब तक ये लोग भी आ जाएंगे। तो हुआ क्या, अब इंडिया में तो आप समझ लो कि पैसे वाला इंसान है तो मजे में जिएगा वो, लेकिन साउथ अफ्रीका में इनके साथ थोड़ी सी चोट हो गई। चोट इसके इस तरीके से हो गई कि भाई जिसका ट्रेन में बैठे हुए थे, उस ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट होने का भी उतार दिया गया इनको, और फिर इन्होंने जब अपोज किया कि नहीं उतरूंगा, तो फिर समझते ही हो कि आप धक्के मार के उतार दिया गया और फिर बाद में पीटा गया। अब देखो, तब एक ये नॉर्मल इंसान है ना, कोई महात्मा गांधी तब नहीं बन गए हैं ना, एक नॉर्मल यंग लड़का है, ठीक है। क्योंकि आप देखो 1869 में बॉर्न हुए, 1893 की बात चल रही है, ठीक है। तो कितने साल के हो गए? लगभग लगभग 24 साल का, इतनी उम्र हुई। हाँ जी, समझ पा रहे हो ना। बॉर्न कब है? 1869 में, 93 की बात है, डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकलेगा? हाँ जी, डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकलेगा? 24। अब 24 ईयर का एक यंग लड़का है, कुल मिला के बात ही है, ठीक है। अब जब साउथ अफ्रीका गए, तो साउथ अफ्रीका में मोस्टली लोग कौन थे? मतलब वाइट लोग तो थे ही, ठीक है ना, वाइट लोग तो रिच थे ही वहां पर, लेकिन काफी सारे, ध्यान रखना, इंडियंस को हम लोग प्रॉपरली ब्लैक नहीं बोलते, लेकिन हम इनको बोलते हैं कलर्ड, ठीक है ना, या फिर आप इनको ब्लैक भी बोल सकते हो, बट मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं इनको लिए? कलर्ड पीपल, ठीक है ना,
और ये लोग मोस्टली क्या है, पीपल पुअर है, ये लोग पुअर हैं। और रिच कौन होगा, वाइट लोग। और ये पुअर हैं, उसके साथ साथ ये मोस्टली लोग क्या काम करते हैं, ये लेबर है वहां पे। कैसे हैं ये लोग, लेबर है, मोस्टली लेबर क्लास के लोग हैं। अब ये लेबर कहाँ से आए थे, डेफिनेटली इंडिया से आए थे। किस तरह का वर्क करने के लिए आए थे, ये कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ सालों के लिए यहाँ के फील्ड्स में काम करने आए थे। लेकिन फिर बाद में सोचा तो इन्होंने ये था कि इतना रुपये इकट्ठा कर लेंगे, वापस जाके आराम से जिएंगे, लेकिन इतना कभी इकट्ठा हो ही नहीं पाया, है ना। और फिर वो यहीं पे सेटल हो गए। अब जब ये यहीं पे सेटल हो गए तो दिक्कत क्या है इनके साथ, प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ हो रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लिखते हुए जाएगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ठीक है ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। क्या क्वालिटी है, क्या एजुकेशन है, कुछ मतलब नहीं है, दिखने में कैसे हो, इस बेसिस पर क्या कर दिया जाएगा, डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। देखो टॉपिक बड़ा है लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में समझेंगे और फिर वो नोट्स वगैरह तो दे ही देंगे आपको। अभी आप यहाँ पे देखते हुए चलिएगा। अब इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में होता क्या था ये समझ लो। अब कैसे डिफरेंस हो रहा है कि किसी भी ब्लैक पर्सन की कभी भी चेकिंग की जा सकती है, उससे उसका आईडी कार्ड मांग सकते हैं, वर्क परमिट मांगा जा सकता है, और मिसबिहेव तो हो ही रहा है, ठीक है, मिसबिहेव तो हो ही रहा है। और ये सब कुछ चीज उस टाइम का वो यंग पर्सन, यंग कौन, मोहनदास करमचंद गांधी, वो देख रहे हैं, ठीक है, यंग मोहनदास। और इनको लग रहा है कि यार ये तो कुछ बुरा हो गया ज़्यादा, है ना, क्योंकि इनकी एज अभी 24 ईयर्स के आसपास ही है। तो क्योंकि ये तो अपने गुजरात की अगर बात करते तो इनके पापा मिनिस्टर थे, एक तरीके के दीवान थे ना, ध्यान है। कितने लोगों को गांधी जी के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, बता दो, फिर मैं उस हिसाब से आगे कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़ लिया है जिन्होंने यूपीएससी का। हाँ जी, तो बताइए, शुरुआत से शुरुआत करें या कुछ चीजें मालूम होंगी आप लोगों को? मालूम है सर। मालूम है ना, We know as little as such, ठीक है, but we know something. ठीक है, मैं रिकॉल कर दूंगा आपको सारी चीजें, बट लिखेंगे कुछ ही चीजें, है ना, बस आप ये लिखते हुए जाएगा जो चीजें हम लोग यूं मार्क कर रहे होंगे। तो दीवान है, दीवान का मतलब जो टैक्स कलेक्ट करने वाला काम करते हैं ना, दीवानी, दीवानी मतलब टैक्स कलेक्ट करने वाला काम, या फिर हम इनको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि भैया ये कौन है, मिनिस्टर है ये। अब आप सोचो मिनिस्टर का लड़का तो अपने आप में महान है। अब उसकी हालत जाके साउथ अफ्रीका में कैसे हो रही है कि वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। और इनके साथ हुआ क्या, कई सारे ह्यूमिलिएशन हो गए, जैसे बोला जाएगा सीरीज ऑफ रेशियल ह्यूमिलिएशन। मतलब कोई बोल रहा है काला बग यहाँ से, एक भिखारी, इस तरीके से बातें जो होती है ना, इसे बोलते हैं ह्यूमिलिएशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा था इनके साथ, रेशियल ह्यूमिलिएशन लगातार हुआ, ठीक। अब ये कई तरीके का है कि फर्स्ट क्लास की टिकट है तभी उनको बाहर उतार दिया गया है ना, और यूरोपियन पैसेंजर्स को उनमें बैठाया जा रहा है, चाहे वह कैसे ही हो इनके पास, ठीक है ना। इस तरह से होटल्स के अंदर भी मिसबिहेव हो रहे हैं। तो इसमें एक स्टोरी है कि वो एक ट्रेन से गुजर रहे थे, है ना, जोहान्सबर्ग में, वो एक होटल में गए तो वहाँ पे उनको रुकने के लिए जगह वगैरह, वो सब कुछ चीज़ें कहानी के फॉर्म में दी हुई हैं, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे ह्यूमिलिएशन से आउटकम क्या निकला, इन्होंने बोला ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, करना क्या पड़ेगा, कुछ वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, जिससे कि जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ना हो, ठीक है। अब ध्यान ही देना, काम जो करने आए थे दादा अब्दुल्ला का, वो काम तो चल ही रहा है, बट साइड ही साइड इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है, ब्लैक लोग या फिर जिनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके लिए फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। और ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है,
कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वहाँ पे सबसे बेस्ट मौका होता है आपका ऊपर उठने का। ठीक है, और नॉर्मल लाइफ में भी आप समझ लो, जब कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं तो समझ लो अब आपका राइज होने वाला है, बस टूटना नहीं है उस केस में। तो यहाँ पर भी आप देखो कि बहुत ज़्यादा ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों के साथ, और इसी केस में इनका राइज होगा। ठीक है, हम उसको थोड़ा धीमे धीमे पढ़ेंगे कि किस तरीके से गांधी जी मूव करेंगे। तो अब देखो 1893 में आए हैं, तो पहले ही आते ही तो तहलका मचा नहीं सकता कोई भी इंसान, है ना, एक दो साल तो सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले गांधी जी के लिए हम लोग मानते हैं कि 1893 में आने के बाद 1894 से लेके 1906 तक का जो टाइम है, ये इनका है मॉडरेट टाइम। मॉडरेट टाइम का मीनिंग होता है कि पर्सन रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, एप्लीकेशंस देगा। ठीक है, एप्लीकेशन किस चीज़ों के लिए, डिमांड्स के लिए। अब डिमांड्स मांगनी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी वो अलग बात है, लेकिन ये वो पूरा का पूरा टाइम होगा जब ये पूरा का पूरा फेथ रखेंगे सिस्टम के ऊपर और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, और बीच बीच में ये कुछ अपने ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है नटाल इंडियन कांग्रेस। इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप का नाम कई बार आता है ग्रुप, ये बनाया कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है ना, SA लिख रहा हूँ, मतलब साउथ अफ्रीका। क्या बनाया, नटाल इंडियन कांग्रेस। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ये टर्म देखकर कई बार लोगों को लगता है कि ये नटाल इंडियन कांग्रेस कहाँ बनाया गया होगा, इंडिया में, बल्कि कहाँ बनाया गया है, साउथ अफ्रीका में। पहली चीज़ तो ये। ठीक है, कई एक बार आई थिंक UPSC में पूछा गया है कि नटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ गई, लोग क्या करके आ गए कि इंडिया में ही है। अब इसका दूसरी बात आती है कि कब इसको फाउंडेशन डाली गई। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस की फाउंडेशन कब डाली गई, तो किसी को आइडिया है, 1894। नोट करते हुए चलना, ठीक है ना, ये सब चीज़ें नोट करते हुए चलना, पता नहीं कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है। नटाल इंडियन कांग्रेस, जिसमें महात्मा गांधी जी होंगे और साउथ अफ्रीका के कुछ लोग, उनके साथ मिलकर इन्होंने क्या बनाया, नटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या है, ठीक है, इनका मेन एजेंडा ये है कि इस नटाल इंडियन कांग्रेस के थ्रू ये इंडियन लोगों की बातें या फिर इंडियन लोगों के व्यूज को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, और इन्होंने एक पेपर रिलीज किया, उस मतलब जैसे पेपर उस टाइम हाथ से लिखे जाते थे मोस्टली, ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस इतनी डेवलप थी नहीं, तो एक पेपर इन्होंने निकाला जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। अब ये कहाँ निकाला गया है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को कि ये साउथ अफ्रीका की बात चल रही है, अभी इंडिया की बात नहीं चल रही। भले ही इंडियन ओपिनियन है, लेकिन कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। और फिर फाइनली ये सब कुछ करने के बाद इनको मालूम पड़ जाएगा कि कोई फायदा नहीं है, और 1906 के बाद से इनको लगेगा कि नहीं, इस टाइप से तो काम चलेगा नहीं। यहां तक क्लियर बात समझ में आई? हाँ जी, समझ में आ रहा है? मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में समझा रहा हूँ, जिससे आपको सीधे सीधे रटना ना पड़े, तो बस आप सुनते हुए चलिएगा, और जो चीज़ें लिखने वाली है वो इम्पोर्टेंट, वो मार्क कर लीजिएगा, बाकी तो बुक है वो पढ़ ही लोगे आप लोग। अब उसके बाद क्या आ गया, 1906, और 1906 के बाद जो आगे फेज है वो कौन सा फेज है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैसिव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होते हैं दो टाइप के, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। पैसिव और एक्टिव रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? पैसिव में मतलब लाइक एक्टिव का मतलब सर जैसे जो इंडिया में सब मूवमेंट्स हुए थे सर, ये एक्टिव थे एक तरीके से।
ओके। सर जो पैसिव हुआ लाइक सर पीछे से सपोर्ट करना समथिंग लाइक दैट। अच्छा, चलिए देखिए यहाँ पे। ये क्या नहीं दे रहा है मेरे सॉरी, क्या बोलना चाह रहे हैं? को सर, ये फोन आ गया मेरा तो इसलिए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी और सर बोलिए। पैसिव मतलब सर हुआ लर्न। म्यूट कर लीजिए ना, आपकी वॉइस थोड़ी कट के आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए। तो देखो, पैसिव और एक्टिव रजिस्ट्रेशन में डिफरेंस समझ लीजिए। पैसिव में क्या होगा, सपोज रोड पर बैठकर धरना देंगे, ठीक है, भूख हड़ताल करेंगे, हवन करेंगे, या फिर किसी तरीके का शांति पाठ हुआ, कुछ चीज़ बोलना हुआ, ये सब कुछ किस में आता है, पैसिव, मतलब जिसमें डायरेक्टली फाइट नहीं की जा रही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जिसमें डायरेक्ट फाइट नहीं की जा रही वो सब कुछ क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस। जैसे जितने भी सत्याग्रह हुए ना, वो सब सत्याग्रह क्या थे, पैसिव रेजिस्टेंस थे। क्लियर, बात समझ में आ रही है? पैसिव रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, सत्याग्रह करना। अब देखो सत्याग्रह कैसे करेंगे, उसके लिए भी कुछ ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आता है कि सत्याग्रह के बेसिक टर्म्स क्या है, ठीक है, मतलब बेसिक कैसे फॉलो करोगे आप। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, बेसिक फीचर्स ये लिखने हैं आपको, ये इंडियन में भी काम में आएंगे, ठीक है ना। बेसिक फीचर्स ऑफ सत्याग्रह, कोई बताएगा क्या हो सकता है? बेसिक फीचर्स ऑफ सत्याग्रह। देखिए यहां पे पहला, सत्याग्रह में क्या होगा, पहली बात तो यह है कि निडर होते हुए, नॉन वायलेंस रखते हुए, हमें जो भी कुछ गलत हो रहा है ना उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना है, ठीक है। दोबारा समझ लो, पहली चीज नॉन वायलेंस, दूसरी चीज ट्रुथ को फॉलो करना, ट्रुथ, और थर्ड फियरलेस, डरना नहीं है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी चीज क्या है, हो सकता है सामने वाला के पीटेगा। थोड़ी सी आवाज भी गड़बड़ हो गई है ना, तो कहीं पे दिक्कत हो तो बता दीजिएगा मेरे को। सर तीसरा नंबर का क्या है? फियरलेस, फियर यानी निडर, ठीक है, FEARLESS, फियरलेस, ठीक है। तो पहला तो हम जो सत्याग्रह कर रहा होगा उसको ये एक फीचर होने चाहिए। दूसरा, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, नॉन वायलेंस, लेकिन नॉन वायलेंस कौन करेगा, जो सत्याग्रह फॉलो कर रहा है। सामने वाला तो पीटेगा आके, ठीक है। तो उसमें करना क्या पड़ेगा आपको, जब वो पीटेगा तो पिटना है, ठीक है, जब पीटेगा तो पिटना है अपन को। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना है, ए डबल लिखो, एक्सेप्ट सफरिंग। और सफरिंग में क्या होगा, वो पीट ही रहा होगा, है ना। रिवर्ट नहीं करना, रिवर्ट कर दिया तो वायलेंस हो जाएगा ना, वायलेंस के लिए मना कर रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने बोली कि भैया आदमी गलत नहीं है, ठीक है, वो जानता ही नहीं है कि बेचारा वो कर क्या रहा है। गांधी जी क्या बोलते थे कि बेचारा बीमार है, उसे नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है। तो हमें उस इंसान के अगेंस्ट नहीं फाइट करना है, हमें उसके नेचर के अगेंस्ट फाइट करना है, जो बेचारे के अंदर आ गया, इसलिए वो हमारे साथ क्या कर रहा है, बुरा बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, स्ट्रगल करना है किसके अगेंस्ट, बुरे काम करने वाले के साथ। तो देखो, स्ट्रगल विद इविल, इविल यानी बुरा इंसान, इविल डूअर जो बुरा काम कर रहा है उसके साथ स्ट्रगल करना है। और जो सत्याग्रही होगा ना, वो उस बुरे इंसान से भी क्या करेगा, लव करेगा, मतलब बढ़िया, उसको अच्छा इंसान मानेगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है, असत्याग्रही लिखते हुए जाएगा, असत्याग्रही। अरे कॉपी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? यस सर। सर अपील हो सकता है क्या? अपील किस चीज में? So for anything like wrongdoings which is happening like that particular region like in South Africa, uh,
it can be featured as of satyagrah, like doing appeal for हाँ अपील things. ठीक है, आप लोग कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अपील तो क्या है ना, ऑलरेडी कर चुका है। अब तो वो क्या कर रहा है, बाहर खड़े होके अपनी डिमांड मांग रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जब डिमांड मांगेंगे तो क्या हो गया, तो पिटोगे। ठीक है, और क्योंकि हम पीटेंगे तो मतलब धरना देके अपील करना सर, ये भी तो लेकिन वो हो हाँ, सकता लेकिन वो अपील नहीं मानी जाएगी ना, फिर वो तो आपका प्रोटेस्ट हो ही गया ना। है। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये देखिए आगे मैंने कुछ लिख दिया है। अ सत्याग्रही वुड लव द इवल डूअर, हेटेड वुड बी एलियन टू हिज नेचर। कि हमें उस पर्सन से जो बुरा कर रहा है उससे भी लव करना है, प्यार करना है, उसे बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हमें जो बुराई माननी है वो क्या है, वो जो उसका नेचर है, वो नेचर, और बेचारा वो जानता नहीं है कि वो कर क्या रहा है। और कितना ही पीट ले, झुकना नहीं है। ठीक है, बुराई की बात माननी नहीं है। अगर डर गए, मान ली बात, तो सत्याग्रही तुम हो ही नहीं। ठीक है, तो एक पक्का सत्याग्रही क्या होगा, नेवर नेवर बो बिफोर BOW, झुकना। ठीक है ना, BOW बिफोर द इवल। तो अगर आपने वो सीन देखा हुआ मूवी का जिसमें गांधी को स्टिक से मार रहा होता है, तो गांधी तब भी वो काम करना रोकते नहीं है, भले ही कितना ही मार ले। ठीक है, नेवर गो बिफोर द इवल, चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, नो मैटर। यस, सर ये जो 3 का लास्ट है, मतलब हेट्रेड वुड बी, तो उसके बाद हेट्रेड वुड बी एलियन, एलियन ALIN, एलियन टू हिज नेचर। जो बाहर से उसके नेचर में आ गया। एलियन, एलियन वो भूत वाला नहीं, वो नहीं होता जो दूसरे ग्रह से आता है। एलियन मतलब जो बाहरी चीज कुछ इसके अंदर आ गई है। ठीक है ना, उसे हम एलियन बोलते हैं। तो अगला देखिए, ओके सर। हाँ, नेवर बो बिफोर द इवल, नो मैटर द कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, झुकना नहीं है। वो मूवी देखी है अभी आप लोगों ने, एक पुष्पा मूवी आई है साउथ की, यस सर। तो बोलता है झुकेगा नहीं। ठीक है, वही बात है यहाँ पे कि झुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए, कितना ही पीट ले कोई, झुकना नहीं है। अब ये बोलना चाह रहा है कि देखो, एक चीज अब लोगों के मन में ये आएगी कि यार हम पीटेंगे नहीं सामने वालों को, पिटते रहेंगे तो हम कॉवर्ड, कायर तो नहीं है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि देखो, वॉयलेंस करने से या फिर वॉयलेंस को सहन करने से कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला कायर है। अगर वो सामने वाला कॉवर्ड पर्सन है तो वो इतना बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा, नहीं वो इतना सहन भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो वॉयलेंस ना करना, ठीक है, कॉवर्डनेस का सिंबल नहीं होता है। तो बस यहां पे ध्यान रख लो, प्रैक्टिस ऑफ सत्याग्रह, 5th पॉइंट लिख लो, प्रैक्टिस ऑफ सत्याग्रह, प्रैक्टिस ऑफ सत्याग्रह cannot be a symbol of cowardness। अब क्यों नहीं होता, कॉवर्डनेस का सिंबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कायर इंसान होगा ना वो इतना स्ट्रगल करेगा ही नहीं, वो पहले ही हार मान लेगा। ठीक है, और क्योंकि अगर कोई इंसान इतना है वो कर रहा है तो डेफिनेटली वो कॉवर्ड तो नहीं है। ठीक है, बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब इन सभी प्रिंसिपल्स पे चलते हुए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक बड़ी मीटिंग बुलाई सितंबर के मंथ में। सितंबर का मंथ है, साल है 1906। ठीक है, 1906 में सबको इकट्ठा कर लिया और बोला चलो धरना देते हैं। और डिमांड क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो हटा दिया जाए। ठीक है,
तो अब ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, ठीक है। होगा क्या कि भाई पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा लोगों को, यही तो सकता है। लेकिन जैसे जैसे जेल में डाला गया वैसे वैसे ही मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और फिर एंड में आके उनको झुकना ही पड़ेगा। किन लोगों को झुकना पड़ा? जो साउथ अफ्रीका में उस टाइम थे, और उस टाइम किंग जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है, ध्यान रखना उस टाइम राजा कौन है? किंग जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। और इनकी डिमांड मान ली गई, ठीक है। अब ध्यान रखना, डिमांड कभी भी कंप्लीट नहीं मांगनी जाती है। और गांधी जी का मानना ये था कि भाई पहले जितना मिल जाए उतना ले लो, फिर जो रह गया है उसके लिए फिर फाइट करेंगे। सर हाँ जी। सर किंग जोंग फिफ्थ कौन थे? अच्छा, मैं किंग का नाम लेता हूँ। किंग कौन है लिख लीजिए। जो किंग का नाम है किंग जॉर्ज, किंग जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है, 5वां नंबर का, ठीक है। अब ये किंग थे उस टाइम, ठीक है ना। अब इनके थ्रू बातचीत चली और फिर उनकी डिमांड मान ली गई, पूरी तो नहीं बट कुछ, ठीक है। और फाइनली गांधी जी को विक्ट्री मिल गई। अब वो विक्ट्री कितनी मिली है मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली गवर्नमेंट पहली बार झुक गई और विक्ट्री इसको ही हम लोग बोल रहे होंगे। अब जैसे ही ये हुआ तो इसके बाद तो गांधी जी भैया हीरो, क्योंकि साउथ अफ्रीका का ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, जो पढ़ना होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वो आप स्टोरी समझते हुए जाइएगा। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो फिर तो गांधी जी जहाँ भी कहीं दिक्कत हो वहीं पहुँच जाए। तो जोहान्सबर्ग, ट्रांसवाल, ठीक है, कई जगह ये गए और इन्होंने वही सेम फंडे अपनाए। और इन्होंने जो इंडिया में आके जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया, सत्याग्रह वाला, अनशन वाला, ठीक है ना, वो सब कुछ एक पहले ही कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर चुके थे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जैसे हम लोग चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मूवमेंट में पढ़ेंगे कि इन्होंने जो 3 तरीके के सत्याग्रह फॉलो किए थे, ये पहले कहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके आए हुए थे? साउथ अफ्रीका में। बट साउथ अफ्रीका में कौन सी एक चीज इन्होंने टेकल नहीं की थी जिसमें फंस गए इंडिया में? किसी को आइडिया है? हाँ जी बताइए। सिविल डिसोबीडियंस। नहीं, इंडिया में जो चीज थी और जो साउथ अफ्रीका में नहीं थी वो था रेशियल, वो कास्ट डिवीजन, हिंदू एंड मुस्लिम वाला, ठीक है ना। वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। सारे के सारे लोग एक साथ मिले हुए थे, जिन लोगों ने स्ट्रगल करना है वो सारे के सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इंडिया में क्या था? इंडिया में स्ट्रगल करने वाले लोग भी आपस में क्या थे? डिवाइडेड थे, और उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं था। और इसी की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस ये निकलेगा कि इंडिया का डिवीजन हो जाएगा। हालांकि ये डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, बट हम ऐसे समझ सकते हैं कि गांधी जो चीज़ नहीं समझ पाए ढंग से, क्योंकि हम लोग आज इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं उस टाइम कंडीशंस क्या रही होंगी, उसके हिसाब से क्या सही रहा होगा, वो अलग बात है। बट गांधी जी ने जो चीज़ हैंडल नहीं की थी पहले साउथ अफ्रीका के अंदर, या फिर जो चीज़ उनसे मिस हो गई, वो क्या है? कास्ट का डिवीजन। और वही चीज़ ढंग से हैंडल नहीं हो पाई, और जिसका हम लोग आज के टाइम में रिजल्ट्स देख रहे हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ जी, यहाँ तक यस सर। गुड। अब देखो, साउथ अफ्रीका की बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, हालांकि इतना कुछ पूछा जाता नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये है कि साउथ अफ्रीका ने गांधी जी को क्या दिया वो लिख लेते हैं। तो गांधी जी को, अब देखो कुछ ऐसा समझ लो आप कि आप में से कोई फाइटर बनना चाहता हो, तो एकदम से किसी बड़े से फाइट लड़ गया तो जीतोगे, या किसी छोटे से फाइट लड़ोगे तो जीत जाओगे, छोटे से। और उस चीज़ से आपको क्या आएगा? एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो गांधी जी को साउथ अफ्रीका से क्या मिला वो देखिए आप। साउथ अफ्रीका प्रोवाइडेड, लिखिए आप लोग, साउथ अफ्रीका प्रोवाइडेड
इतना लेट कौन आ रहा है? लिखिए आप लोग, साउथ अफ्रीका प्रोवाइडेड गांधी जी with an opportunity for evolving his own style, मतलब ये स्टाइल अभी तक किसी और के पास थी नहीं, है ना? ओन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल लीडर हैं, और साथ साथ लीडर भी है, तो लीडर को क्या बोलेंगे? पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप फॉर ट्राइंग आउट न्यू टेक्निक of struggle on a limited scale. लिमिटेड स्केल क्यों है? क्योंकि सिर्फ इनका मुद्दा एक ही था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है? अनट्रेम्बल्ड by the opposition देखो, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, वो लोग ध्यान रखना कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो उनकी वर्ड्स ढूंढिए, एक कॉपी बनाइए और लिखिए, ठीक है? तो ये क्या है? कंटेंडिंग पॉलिटिकल करेंट्स। बेसिकली इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से नया फेस डेवलप कर दिया, जहाँ पे लोग क्या करेंगे? अपोज करेंगे करंट गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल सिस्टम को, और वो यहाँ पे इन्होंने अपोज करने के नए नए तरीके निकाल लिए। और तरीके कौन से? वही धरना देना, भूख हड़ताल करना, ठीक है, काले झंडे दिखाना, स्लोगन्स बोलना, ये सारे सारे क्या है? नई स्टाइल है। तो ये सब चीज़ें गांधी ने कहाँ सीख ली थी? साउथ अफ्रीका के अंदर ही। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? स्लो तो नहीं है? सर, हाँ जी, बोलिए। स्ट्रगल ऑन ए लिमिटेड स्केल होने के बाद क्या है वो सर? अनट्रेम्बल्ड, UNTRAMMELLED। सर मीनिंग? हाँ, मीनिंग बताएं जरा, किसी को मालूम है? बिना रोक टोक के। सर ट्रेम्बल का मतलब तो घबराना होता है सर। हाँ, ट्रेम्बल का मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बिना अनट्रेम्बल का मतलब बिना बिना घबराए, घबराए। बिना घबराए, बिल्कुल, बिना घबराए, बिना रोक टोक, बे भाग, क्या हो सकता है, और बेखौफ, ठीक है? ये सब कुछ इसी का मीनिंग है। मतलब इनको मालूम पड़ गया कि भैया हम लिमिटेड स्केल पर तो खतरनाक काम कर सकते हैं, अगर कोई एक आध दो इश्यूज हैं तो उस पर इनको डेफिनेटली क्या मिलेगी? विक्ट्री मिलेगी। अब इतना सब कुछ साउथ अफ्रीका में करने के बाद याद करो कब गए थे साउथ अफ्रीका? 1893 में। वापस लौट के कब आ रहे हैं? 1915, ठीक है? तो हो गया, यहां तक नोट कर लिया सभी लोगों ने? जी सर। यस सर। तो लिखिए, गांधी जी है डालिए, रिटर्न टू इंडिया, ठीक है? अब देखो, इसमें
ये जो ईयर है वो है 1915। अब हो सकता है कि यूपीपीसीएस जैसी एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उनमें पूछ सकते हैं कि गांधी जी कब आए, कितने बजे आए, कितने बजे पहुंचे इंडिया में ना, वो सब कुछ बातें पूछी जाती हैं। यूपीएससी नहीं पूछेगा ये बात सब बातें, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, गांधी जी वापस आए हैं, डेट मालूम है किसी को? देखो मैं इतनी बार बोल दूंगा ना, डेट तो नहीं बेटा, 1950 आपको यहीं पे सारी सारी कहानियां याद हो जाएंगी। जनवरी 1915। हाँ 9 जनवरी, जनवरी 1915। हाँ 9 जनवरी 1915 को, ठीक है ना। एसएस राजपूताना से आए थे सर। हाँ बिल्कुल। ये मैं सोच ही रहा था कि कोई तो बोलेगा ना, वो कितने बजे आए थे, कौन सी गाड़ी से आए थे, कौन सा चश्मा पहना हुआ था, कितने नंबर का चप्पल पहना हुआ था, है ना, ये सारे की सारी चीजें यूपीएससी नहीं पूछता, ठीक है ना। हाँ लेकिन किसी को इंटरेस्ट तो वो कर सकते हैं, याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे लिए जो काम की चीज थी वो ये थी कि कौन से ईयर में वो इंडिया आए, ठीक है। अच्छा इसमें से कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं? फर्स्ट डे ऑफ क्लास किसी का है क्या? ओके फर्स्ट डे ऑफ क्लास किसी का भी नहीं है। यस सर, फर्स्ट डे सर, ज्वाइन कर। नहीं आप तो एक दिन पहले भी किए ना ज्वाइन। अच्छा आपने मतलब क्लास ज्वाइन नहीं की थी ना, इंट्रो दिया था आपको, ओके फाइन। हाँ ठीक है ठीक है। तो आप नॉर्मल बैच तो ज्वाइन करते नहीं हो, जो नॉर्मल बैच होता है जहाँ पे आप करते हैं थर्सडे करते हो? को किया ना सर, करंट अफेयर सब जो पढ़ाए थे आपने। ओके ओके ठीक है जी थर्सडे को फर्स्ट क्लास किए थे। ठीक है फाइन फाइन। और किसी का फर्स्ट क्लास तो नहीं है आज? दूसरा क्लास हाँ ठीक है, और किसी का फर्स्ट क्लास तो नहीं है आज? दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो आपको रेगुलर रहना है क्योंकि यूपीएससी की लड़ाई। सर रैंकर्स बैच में फर्स्ट क्लास है। हाँ हाँ ये तो वैसे भी फर्स्ट क्लास ही है ना इसकी तो आज। यहाँ पे हम लोग है ना उन्हीं इस बैच की क्लास पहली ही होगी, सभी की पहली है ना। वैसे मैं बता रहा हूँ ओवरऑल पहला। डेली सेम टाइम में होगा क्या? नहीं डेली सेम टाइम में नहीं होगा, ये तो बस यही है कि जब टाइम मिल जाएगा तभी पढ़ लेंगे अपन लोग, ठीक है। और बस भगवान से दुआ करो कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लगे दिल्ली के अंदर कंप्लीट, और यूपी के अंदर भी लग जाए कंप्लीट। तो आप ऐसा क्यों सर? यस जगह लग रहा है। अरे मतलब तो ये होगा ना, ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, दिन भर पढ़ेंगे अपन लोग बैठ के। सर पर हम लोग का छुट्टी नहीं रहता ना, हम लोग पे तो और बर्डन आ जाएगा। क्यों, बॉम्बे भी तो लॉकडाउन हो गया है। अरे सर लेकिन तो चाय दो, पानी दो, नाश्ता दो, खाना दो, अच्छा दोपहर का खाना। अरे अच्छा ओ ठीक है, वो उसका कोई इलाज नहीं अपने पास, है ना, वो आपकी प्रॉब्लम, वो संभालो, हमें जो मालूम है। आप लोग ज्यादा जाओगे तो ज्यादा मेहनत है, आप लोग ऑफिस जाओगे तो कम मेहनत है। अच्छा फिर ठीक है। आप देखो क्या है, ठीक है। हम लोग को सर अरे ऑनलाइन में क्लास। हाँ मैं समझ गया, मैंने गलत पॉइंट छेड़ दिया, उसके लिए सॉरी। हम दोबारा अपने पॉइंट पर आते हैं, ठीक है ना। चलिए दोबारा देखिए, अब है क्या, देखो यहाँ पे कि गांधी जी प्रॉपर देख कर आए हैं पूरा का पूरा। एक उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट कर चुके हैं, वो काफ़ी फेमस हो चुके हैं। ध्यान देना डिफरेंस क्या है, डिफरेंस किस चीज़ में डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ मैं। देखो समझ लेना चीज़ें तो बहुत आसान हो जाएंगी आपको, अदरवाइज रटना तो पड़ेगा ना, तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। जैसे देखो 1893 में जब ये इंडिया में थे, जब इनकी एज 24 ईयर्स थी, तो समस्या क्या थी इनके लिए कि यहाँ पे जॉब भी नहीं मिल रही थी इनको, है ना। नेता बनना तो बहुत बड़ी बात थी, जॉब नहीं मिल रही थी एक लॉयर की। तब इनके पापा के फ्रेंड जो दादा अब्दुल्ला थे, उनका एक केस लेके ये साउथ अफ्रीका नौकरी करने गए। तो समझ लो आप लोग कि इंडिया से बाहर नौकरी करने का कोई जाता है कि जब भाई कोई उम्मीद नहीं लग रही इंडिया में, तो वो बोलता है यार बाहर ही कहीं कुछ काम मिल जाए। 1893 में ये कंडीशन है, और 1915 यानी जब वो वापस लौटे हैं 1915 में, ध्यान दो 1893 में कितने दिन के लिए गए थे वो? 1 ईयर के लिए गए थे ना। काम तो क्या था, 1 ईयर का ही था। अभी ऊपर मैंने बताया, याद है आप लोगों को? चलो कोई नहीं, अभी सुनते हुए, हाँ सुनते हुए चलिएगा। 1893 में बेसिकली काम तो एक ही साल का था, लेकिन उन्होंने 1894 में ही क्या बना लिया, नटाल इंडियन कांग्रेस बना लिया, और उसके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे को उठा दिया। और उसके बाद जब वो इंडिया आ रहे हैं लगभग 22 सालों के बाद, ठीक है ना, 15 और 7 22 साल हो गए, 22 साल के जब वो इंडिया आ रहे हैं, तो अब उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है।
अब यहाँ पे वेलकम करने के लिए पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं इनकी कतार लगा के, भैया कौन सी पार्टी ज्वाइन करेगा इंसान। अब गांधी जी भी खिलाड़ी आदमी है, ऐसा नहीं है हल्के में ले लो इनको। उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो किसी पार्टी में नहीं जाना है। सबसे पहले क्या करेंगे वो, उन्होंने बोला कि भाई मैं सबसे पहले पूरी इंडिया घूमूंगा, पता लगाऊंगा दिक्कत कहाँ पर है, और उसके बाद सोचूंगा कि कौन सी पार्टी मेरे को ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। कैसे, उन्होंने क्या बोला, पहले पूरी कंट्री घूमेंगे और घूमने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से उन्हें कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है ना। ऐसे रैंडम ज्वाइन नहीं करेंगे। अब लेकिन हाँ, इंडिया पे सर कांग्रेस ही तो है ना। अरे कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी हमेशा से थी, है ना। छोटे छोटे ग्रुप हमेशा रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं तो अगर बड़े नामों के अंदर डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो बी आर अम्बेडकर ने बनाया हुआ था, ठीक है, उस टाइम भी तो था ना, कांग्रेस के टाइम में भी था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उस टाइम और पार्टियां नहीं थी, कांग्रेस के अलावा भी दूसरी पार्टियां हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिटिकल एसोसिएशन पढ़ेंगे, इंडियन एसोसिएशन होगा, ठीक है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन होगा जिसमें दादा भाई नेहरू जी वगैरह लीडर होंगे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल नहीं, जो मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, इनके अंडर में भी पहले से कई सारे ग्रुप चल रहे थे छोटे छोटे। ये तो कंबाइन होकर बड़ा चलाया इन्होंने ग्रुप, ठीक है ना। इससे पहले भी छोटे छोटे ग्रुप थे। तो इन्होंने क्या बोला, अगले 1 साल तक क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे देश में और पता लगाएंगे दिक्कत कहाँ पर है, और जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पर ही मतलब जो भी कुछ करेंगे ये काम, है ना। अब अल्टीमेटली हुआ क्या, गांधी जी ऐसे एक मीटिंग में बैठे हुए थे, वहाँ पे एक पर्सन आए, वो पर्सन है राजकुमार शुक्ल। नाम सुना है आप लोगों ने इनका? यस सर। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है, ये रिटर्न में आप बस इतनी ध्यान रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को लौटे, कब गए थे 1893 में, और कितने दिन रहे वो सब कुछ, और 1 साल का इनका काम था, वो सब पढ़ना है आपको। अब जो पहला मोमेंट है, ठीक है, जो पहला इन्होंने काम मतलब जो प्रोटेस्ट किया या फिर जो इनका पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हुई, वो है चंपारण। लिख लीजिए चंपारण। और चंपारण में जो इन्होंने पहला जो इम्प्लीमेंट किया काम, वो क्या था, सिविल डिसोबीडियंट। तो कोई पूछता है कि फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस कहाँ पे फॉलो किया है इन्होंने? चंपारण सर, ये हाँ जो चंपारण हाँ सर, हाँ जी बोलिए। ये जो चंपारण जो स्टार्ट हुआ, इसके पीछे तो कुछ बैकग्राउंड होगा ना, कि किस कारण से चंपारण गए, क्यों गए, पता, तो बैकग्राउंड पीछे बन रहा होगा ना इंडिया में, बिल्कुल तभी बता, तो चंपारण गए। बिल्कुल बता रहे हैं अभी, पहले हेडिंग डाल लो आप। ठीक है, अब देखो चंपारण में इशू क्या था, यहाँ पे थे इंडिगो कल्टीवेटर्स। इंडिगो कल्टीवेटर्स मतलब नील की खेती की जाती थी, कलर, ठीक है, जिसे डाई बना करती थी, ठीक है ना। और उनसे क्या किया जा रहा था, एक 3 कटिया सिस्टम होता है कि तिहाई भाग पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप ग्रो करनी पड़ेगी, और वो करनी पड़ेगी इंडिगो ग्रो करनी पड़ेगी। और इंडिगो से दिक्कत क्या आती है, इंडिगो से दिक्कत ये आती है कि वहाँ की जो सॉइल होगी ना, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। और इंडिगो एक ऐसा प्लांट है, या फिर ये मान लो आपकी ऐसी क्रॉप है जिसे आप भूख लगने पर खा नहीं सकते हो, यानी अल्टीमेटली सेल करनी पड़ेगी। और सेल किसको करनी पड़ेगी, यूरोपियन को या फिर ब्रिटिशर्स को सेल करनी पड़ेगी। और क्योंकि ब्रिटिशर्स को मालूम है कि जो इंडिगो है वो वही लोग खरीदने वाले, तो रेट कौन डिसाइड करेगा, ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर इंडिगो नहीं बिकता है तो उस केस में इंडियंस के पास तो उसका है नहीं रेमेडी कि वो कुछ कर लें, ठीक है। इस केस में हो ये रहा था कि इंडिगो वो ब्रिटिशर्स अपनी प्राइस पे खरीद रहे थे, इसके अलावा इनको टैक्स भी देने पड़ रहे थे। और इन लोगों के जो चंपारण वाला एरिया था, इन लोगों के एक लीडर थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ठीक है। अब ये किसी को ढूंढ रहे थे कि यार कोई आए और इनके साथ थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह करवाए। तो जो राजकुमार शुक्ल हैं, इन्होंने गांधी जी को देखा और गांधी से रिक्वेस्ट की कि हमारे वहाँ चलो और कुछ रिवेट हो सकती है या फिर कुछ डिस्काउंट या फिर जो भी हेल्प है वो करवा दो, ठीक है। राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना, ये वो पर्सन है जो गांधी जी को लेके जाएंगे, मतलब लेके जाएंगे यहाँ से, और गांधी जी भी देखेंगे कि यार मौका तो मिल गया, ठीक है। कौन सी ईयर की बात है ये, किसी को आइडिया है? 1970। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, अगर वो किसी को भी है
तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। होता ये था कि पहले पहले यानी आज से 4 साल पहले, 4 या 5 साल पहले एनसीईआरटी लिखती थी 1916। क्या लिखती थी? ईयर 1916। फिर एनसीईआरटी ने इसको चेंज किया। अभी वो लिखती है क्या? हाँ जी, चंपारण मूवमेंट कब हुआ? So 17. 17 में, ठीक है ना। पहले ऐसे था कुछ 1916, 1917, 1918, ठीक है। अभी क्या हो गया है कि चंपारण मूवमेंट जो है ये भी 1917 में है और अगले 2 जो मूवमेंट होंगे वो 1918 में है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ईयर कैसे चेंज करी गई है वो एनसीईआरटी वाले जाने, बस हो सकता है ऐसा कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इशू क्या है। तो पहला देखो, समझो चंपारण में इशू क्या है। मैंने आपको समझा दिया ही है। इशू क्या है कि इनको कल्टीवेट करना पड़ रहा है इंडिगो, तो इंडिगो कल्टीवेशन। और इंडिगो क्या है? नॉन फूड क्रॉप है, तो इसको भूख लगने पे फार्मर खा नहीं सकता है और इससे लोगों की हालत ख़राब हो रही थी, ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी रेट पर खरीदेंगे और इनको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इंडिगो कल्टीवेशन ये यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत थी। और जो ये सिस्टम था जिसके अकॉर्डिंग इन लोगों को ग्रो करनी पड़ती थी इंडिगो, उसका नाम था तिनकटिया सिस्टम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तिनकटिया, KATHIA, तिनकटिया सिस्टम। इस सिस्टम के तहत, और ये कितना होता है? ये अप्रोक्सीमेटली 3/20 होता है ना, मतलब 20 किलो में से 3 किलो ऐसे कुछ उसे, या फिर 20 भाग में से 3 भाग ऐसे मान लो आप, ठीक है। कि इनको फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेट करना ही पड़ेगा। और इंडिगो से क्या बनता था? कलर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डाई, ठीक है, डाइस या फिर कलर, जो भी आपको ठीक लगे। और डेफिनेटली नीला होगा ना, मालूम पड़ रहा है इंडिगो, इंडिगो से मतलब नीला, ठीक है। दिक्कत क्या आ रही है कि भाई इंडियंस को ग्रो भी करना पड़ रहा है, साथ ही साथ प्राइस भी उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है और टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। पब्लिक परेशान। और आ गए कौन? गांधी जी। क्या करेंगे यहाँ पे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलेंगे सिविल डिसोबीडियंस को? हाँ जी, हाँ जी, सिविल डिसोबीडियंस को क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, वेरी गुड। गांधी जी ने बोला भैया तुम दो ही मत टैक्स, बताओ क्या कर लेंगे ये, देखते हैं, ठीक है। क्या बोला गया कि टैक्स ही मत दो, देखते हैं क्या कर लेंगे। जब लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी? पीटेगी। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई देखो हमको करना है नॉन वायलेंस, अहिंसा फॉलो करनी है, सामने वाला कुछ भी करे हमें कुछ नहीं करना है। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी था, ध्यान, मतलब ये लॉजिक मेरे को लगता है, बाकी था कि नहीं था वो तो मेरे को नहीं मालूम, कि देखो सामने कौन है? बहुत पावरफुल एनिमी है, ब्रिटिशर्स हैं, बहुत पावरफुल कंट्री थी उस जमाने में। अगर आप बराबरी वाली बातें करोगे, यानी उन्होंने पीटा आपने पीटा, तो वो बहुत मारेंगे, हो सकता है जान से ही मार दे। समझ रहे हो कि सामने वाले के पास पावर बहुत है, यहाँ इनके पास पावर नहीं है। तो इन्होंने बेस्ट ये माना कि सामने वाला कितना ही मार लेगा। जैसे कभी आपको पापा पीटे ना तो गुस्सा मत दिखाओ उनको। अगर कभी किसी की पिटाई हुई होगी ना तो बता देता हूँ मैं आपको, पापा या मम्मी ने पहला थप्पड़ मारा और आपने घूर के देखा, तुरंत दूसरा थप्पड़ पड़ जाता है। कभी किसी के साथ हुआ ये वाला काम? हाँ जी, अगर नहीं हुआ है तो अभी ट्राई कर सकते हो आप, किसी भी दिन आपका मन जब करे ना तो सुन लो। अल्टीमेटली अगर सामने वाला पावरफुल है तो क्या करना चाहिए हमें? चुपचाप, एक थप्पड़ मारा खा लो प्यार से, दूसरा मारे दूसरा चुपचाप खा लो। उसको अगर गुस्सा दिखाए तो वो पीटेगा बहुत। तो गांधी जी का वही है कि सामने वाले को मानो कि भैया वो तो बीमार आदमी है, ठीक है, ये जानता ही नहीं है क्या कर रहा है। अगर वो वायलेंस करता है तो हमें वायलेंस नहीं करना है, ठीक है। और इन्होंने कर दिया पंगा, वहां पे जाके बैठ गए कि हम टैक्स देंगे ही नहीं, हम तो वैसे ही गरीब आदमी है,
और चिल्ला के बोलने लगे कि हमारे पास रुपए ही नहीं है, ये वो हम तो रुपए छीन रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला एक कमीशन बनाते हैं, ठीक है। तो पूरे कमीशन के लिए मतलब पूरे इशू के लिए एक कमीशन बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जो ये इशू चल रहा था, इस इशू के रिगार्डिंग रिजॉल्व करने के लिए एक कमीशन बनाया गया। और उस कमीशन में मेंबर कौन होगा? कमीशन में, इस कमीशन में मेंबर होंगे गांधी जी, ठीक है। एक कमीशन बनाया जाएगा, कमीशन में मेंबर कौन होगा? गांधी जी होंगे। और इन्होंने पूरा इशू देखा और देखने के बाद बोला कि हाँ भैया रिबेट तो मिलनी ही चाहिए, रिबेट तो मिलनी ही चाहिए। और इन्होंने बहुत सारे फार्मर से पूछा, मतलब सबसे सवागबूत जो भी होते हैं सबूत वगैरह वो करवा लिया। और अल्टीमेटली इन्होंने 25% जो टैक्स वसूला गया था वो रिफंड करवा लिया, ठीक है। कितना? 25%। 25% टैक्स रिफंड, यानी अल्टीमेटली क्या हो गया? भले ही 1% ही क्यों ना कर देती ब्रिटिश गवर्नमेंट तब भी काम चल जाता, वो 25 कर दिया बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी जो लोकल फार्मर्स को सप्रेस कर रहे थे, जो बड़े बड़े प्लांटर्स, वो लोग सिटी छोड़कर भाग गए। तो हुआ क्या अल्टीमेटली? यहाँ पे विनिंग मतलब विनर ग्रुप बन गए। विनर कौन बन गया? गांधी जी। तो यानी मूवमेंट क्या हो गया? सक्सेसफुल, ठीक है। ये रहा सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि इन्होंने सामने वाली गवर्नमेंट को अपने अकॉर्डिंग झुका लिया। अब ऐसा नहीं सिर्फ गांधी जी ही यहाँ पे थे, कुछ और लोग भी इनके हेल्प करने के लिए थे। कोई आइडिया कौन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सर राजेंद्र प्रसाद, अच्छा, और नेहरू अभी सही? अरे नेहरू अभी नहीं है, ठीक है। जे बी, सर लॉर्ड भी थे सारे। ठीक है, जे बी कृपलानी लिख लो, जे बी कृपलानी। सर राजकुमार शुक्ला, हाँ राजकुमार शुक्ला, वो तो है ही, वो तो स्टार्टिंग से ही है ना। और महादेव देसाई, महादेव देसाई, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि भैया तुम टैक्स वगैरह मत दो, देखते हैं क्या होगा। और अल्टीमेटली इनको विक्ट्री मिल गई, ठीक है। तो बस चंपारण में ध्यान रखना है आपको। ईयर हो गई, ठीक है। इशू क्या था वो हो गया, और सॉल्व कैसे किया टैक्स ना देकर, और इनको अल्टीमेटली थोड़ी बहुत विक्ट्री मिल गई। ईयर मैंने लिख दिया था 1917, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग सेकंड नंबर पर। देखो डिटेल स्टडी आप बुक से आराम से पढ़ सकते हो ना। ये इसलिए ऐसा करा रहे हैं, लिखवा यूँ रहे हैं शॉर्ट में, कि एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, पता नहीं वो क्लास ले भी रहा था कि नहीं, या फिर जो भी होगा, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर आप क्या है ना बुक में अंडरलाइन कर रहे हो ना, तो बुक तो हम भी पढ़ सकते हैं। हालांकि पढ़ तो नहीं सकते, अगर पढ़ ही ली होती तो बहुत कुछ हो जाता। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि पढ़ोगे तो समझोगे कैसे, है ना, समझ तो पाओगे नहीं। बट उनका ये मानना था कि सर आप नोट्स ही लिखवाएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला यार ऐसी बात है तो अच्छी बात है, मैं तो अच्छा ही कर रहा था कि भाई पूरी की पूरी। उन्होंने बेसिकली बोला लक्ष्मीकांत के लिए, तो लक्ष्मीकांत के लिए उन्होंने बोला कि मेरे पास लक्ष्मीकांत तो है सर, मैं खुद ही पढ़ लूँगा। तो मैंने बोला यार पढ़ तो लोगे लेकिन समझोगे कैसे। तो उन्होंने बोला समझ भी लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है अच्छी बात है, तो इसलिए लिखवा रहे हैं। तो जो लिखवा रहे हैं ना वो तो आपको याद कर ही लेना है, एंड बुक रीडिंग करनी है ना, बुक की रीडिंग जरूर करनी पड़ेगी आपको, कि हर चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पूरा नोट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और कुछ भी नहीं नोट, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा लंबा। इसलिए समझेंगे ज़्यादा, लिखेंगे कम, और लिख फिर मतलब बुक से आप पढ़ सकते हो अपनी अपनी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हो जाएगा काम। हाँ सर। समझ में तो आ रहा है ना आपको, अंडरस्टैंडिंग तो प्रॉपर हो रही है ना। हाँ सर। हाँ बाकी एक दो दिन में मेरी तबीयत भी प्रॉपर ठीक हो जाएगी, फिर अपन थोड़ा और रिदम में आ जाएंगे। तो दूसरा देखो,
दूसरा है अहमदाबाद का मूवमेंट, जिसे हम लोग अहमदाबाद सत्याग्रह भी बोल सकते हैं। लिखिए अहमदाबाद सत्याग्रह। या फिर इसे क्या बोलते हैं, अहमदाबाद, ये सत्याग्रह ब्रैकेट में कर लो, मिल वर्कर। राइटिंग समझ में आ रही है सभी को? स्ट्राइक, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ठीक है। नोट कर रहे हो साथ में? यस सर। जी सर। अब देखो बहुत, सर एक बात, हाँ पूछो। सर मैं यही बुक आप बात बताओगे ना बाद में, ये नोट कराने के बाद? क्या वो बताऊंगा? बुक जो आप पढ़ा रहे हो, मतलब बुक जैसे तो हिस्ट्री वाला पार्ट है। बुक तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए ना, स्पेक्ट्रम, राजीव हीर की स्पेक्ट्रम जो बुक है हाँ सर। हिस्ट्री के सर लिए। ये वैसे, हाँ सर वो तो मॉडर्न में आता है ना, ये मॉडर्न वाला पार्ट पढ़ा रहे हो? अच्छा, ये मॉडर्न का ही है, मालूम चल गया आपको? पता है सर मेरे को, अच्छा मुद्दे तो मैं देख रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री है स्पेक्ट्रम का सर। अच्छा अच्छा, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। देखिए अब आप आगे सुनिए। तो यहाँ पे होगा क्या कि मिल वर्कर्स है, डिस्प्यूट ये है कि मिल ओनर, हुआ क्या, बहुत ज़्यादा प्लेग फैल गया अहमदाबाद के अंदर। वर्कर्स ने प्लेग बोनस की डिमांड की, बोनस मतलब एक्स्ट्रा मनी। अब ओनर तो डेफिनेटली बोलेगा कि भैया नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, रुपए नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, वर्कर्स बोल रहे हैं प्लेग के बोनस के फॉर्म में मनी दी जाए, ओनर बोल रहा है कि नहीं दूंगा, तो दोनों में क्या हो गया, डिस्प्यूट। अब यहाँ पे देखिए, जिसकी मिल है ना, वो गांधी जी का फ्रेंड है, दुश्मन नहीं है, मतलब जानते हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट ही ये क्या कर देंगे, भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो भूख हड़ताल। फाइनली जो अंबालाल साराभाई, जो उसके ओनर होंगे या एक मिल के, उनका नाम था अंबालाल साराभाई, बोलेंगे यार ठीक है, जितना तुम डिमांड कर रहे हो उतना तो नहीं, लेकिन 20% के आसपास बोनस दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, अगेन जितनी डिमांड की गई उतना तो नहीं मिला, ठीक है। जैसे मांग रहे थे कि भाई 35% या 45%, इस तरीके से, ठीक है। जैसे वर्कर ने, मतलब ओनर ने बोला कि 25% दे देंगे, वर्कर बोल रहा नहीं सर 50% चाहिए, तो अब कहाँ पे डील सेट होगी? 20 और 50 के बीच में सेट होगी। ऐसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं ना, कहीं मार्केट में सामान खरीदने गए हो आप लोग, यस सर। है ना? उसमें क्या होता है, वो बोलता है 1000 रुपये, हम बोलते हैं 500 रुपये, ठीक है। फिर वो बोलता है ना तुम्हारी ना मेरी, चलो 700 रुपये में डील डन करते हैं। बात समझ रहे हो? तो ऐसा ही यहाँ पे बार्गेनिंग चल रहा है, ठीक है। बार्गेनिंग क्या है, बोनस को लेके कि कितना मिलेगा। और गांधी जी किस लिए गए हैं, बोनस का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा बढ़वा पाए, ठीक है। ओनर देने को राजी है 20%, मैं लिख दूंगा अभी, है ना, अभी सुन लो पहले। ओनर देने को राजी है 20%, वर्कर मांग रहे हैं 50% से ऊपर, ठीक है। दोनों की जो पंगा है, गांधी जी पहुंच चुके हैं, भूख हड़ताल में बैठ गए हैं, ठीक है। अब वो उनका दोस्त है मिल ओनर, वो सोच रहा है यार दोस्त मर जाएगा, अब वो थोड़ी बहस कर रहा है कि भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ, और फाइनली मामला सेटल होता है 35% पे, दोनों राजी, ठीक है। चलो मिल ओनर ने सोचा चलो यार ठीक है, बीमारी कटी। और यहाँ पे वर्कर इसलिए खुश कि पहले तो कुछ भी नहीं मिल रहा था,
फिर पंगे तो कर रहे थे, मिल तो कुछ रहा नहीं था, एटलीस्ट 35% तो मिला। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरी विक्ट्री हो गई गांधी जी की, जहां पे गांधी जी के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हुई हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला तो मूवमेंट हुआ कब, तो बताओ ईयर क्या होगी? अहमदाबाद सत्याग्रह की, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक की, सर 18। 18। यस सर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना सभी को? अभी मैंने बोला ही था आप लोगों को, थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, 1918। इशू क्या है? इशू है प्लेग के बोनस को लेके। प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों से फैलती है, ठीक है ना। प्लेग बोनस को लेकर डिस्प्यूट है। ठीक है, कौन मतलब इन्वॉल्व कौन है इसमें? वर्कर्स, और फिर गांधी जी आ जाएंगे। ठीक है, मिल ओनर कौन है यहाँ पे? अंबालाल साराभाई। ठीक है, मिल ओनर है अंबालाल, ठीक है, साराभाई। और इन अंबालाल साराभाई की एक सिस्टर थी, गांधी जी ने उसको भी अपनी साइड में कर लिया था। ठीक है, इनकी सिस्टर का नाम था अनुसुईया बेन, ANASUY, अनुसुईया, जो बैन बैन बोलते हैं ना, मतलब गुजराती लोगों को, वही। ठीक है, ये अम्बालाल साराभाई की सिस्टर है, ये है ना, लिख लो साइड में। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिए? सर ये वही है क्या जो सर साबरमती आश्रम में सर गई थी? हाँ हाँ हाँ, वही। ठीक है, अब इसके बाद तो इन्होंने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर ली, क्योंकि जब उनकी बहन को ही तोड़ लिया तो और भी कई सारे लोगों को इन्होंने अपनी साइड मिला लिया था। और यहाँ पे इन्होंने क्या की थी? हंगर स्ट्राइक। क्या किया था यहाँ पे? हंगर स्ट्राइक। तो गांधी ने यहाँ पे क्या ट्राई किया है? हंगर स्ट्राइक। ठीक है, बात कहाँ पे फंसी हुई थी? 20% और 50% के बीच में। बट कितना मिला, मतलब इसे बोल सकते हैं अवॉर्डेड, कितना मिल गया इन लोगों के? अवॉर्डेड कितना हो जाएगा? 35%। ठीक है, 35% अमाउंट, या फिर रुपीज समझ ही रहे होगे आप, है ना, जो इनको मिला। और इस तरीके से मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। अगेन लगातार 2 विक्ट्री जीत गए हैं, मतलब गांधी ने 2 मूवमेंट किए, दोनों जीत गए। थर्ड पर आइए, थर्ड है खेड़ा मूवमेंट। थर्ड है खेड़ा, इसे बोलते हैं फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, सहयोग ना करना। सहयोग ना करना कि भाई कुछ भी हम करेंगे नहीं काम, कुछ भी कर लो हम करेंगे नहीं काम, है ना, नॉन कोऑपरेशन। कब हुआ? 1918 में। ठीक है, देखिए आप, खेड़ा कहाँ पे जगह है, किसी को आइडिया है? तो गुजरात। गुजरात। गुजरात, राजस्थान में? कहाँ से राजस्थान में खेड़ा लेके आ रहे हो? गुजरात सर। ठीक है, दिक्कत क्या थी खेड़ा में? टैक्स को लेके, रेवेन्यू को लेके। ठीक है, और यहाँ पे एक तरीके से लोगों के पास मनी है नहीं। ठीक है, क्रॉप की जो, मतलब एक तरीके से फसल की जो पैदावार होती है वो ख़राब हो चुकी है, क्रॉप फेलियर जिसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन तब भी उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। ठीक है, मतलब टैक्स में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा, जबकि क्रॉप हुई ही नहीं है, है ना, जितना आउटपुट आना चाहिए उतनी आई नहीं है।
और हो क्या रहा है, ये वही टाइम है जब किसान पहले ही प्लेग से परेशान है, हाई प्राइसेस से परेशान है, पानी की प्रॉपर रेन नहीं हुई है उससे दिक्कतें हैं उसको, ठीक है। इन सारी की सारी परेशानियों के बीच में गवर्नमेंट अपने टैक्स को कम कर ही नहीं रही है और टैक्स पे नहीं करने वालों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, ठीक है। गांधी जी ने डिमांड ये की कि भाई इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर एटलीस्ट उनसे जो टैक्स लिया जा रहा है वो ना लिया जाए, ठीक है, या फिर उन्हीं से लिया जाए जो दे पाए, ठीक है। तो बस ध्यान ही रखना, कल्टीवेटर्स की क्रॉप खराब हो गई थी, टैक्स को लेके दिक्कत है, ठीक है, और यहाँ पर टैक्स में छूट मिलती है और गवर्नमेंट ये बोलेगी कि सिर्फ वही लोग टैक्स पे करें जो लोग टैक्स पे कर सकते हैं। और फिर गांधी की तीसरी जीत भी यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे लीडर कौन कौन है गांधी जी के साथ, ठीक है। एक तो महात्मा गांधी जी हैं ही, है ना, इसमें तो कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए। लीडर्स तो है डाले पहले लीडर्स में गांधी जी प्लस विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। ये वल्लभ भाई नहीं है, विट्ठल है, ठीक है ना, विट्ठल भाई पटेल। इश्यू क्या था यहाँ पे सर खेड़ा सत्याग्रह में सर वल्लभ भाई पटेल जी नहीं थे सर? वल्लभ भाई पटेल, यस सर। और बताओ आप, विट्ठल को वल्लभ तो नहीं पढ़ लिया आपने? अब वल्लभ भाई सर जहां तक मुझे पता सब वल्लभ वो भाई पटेल। वो एज ए लॉयर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा वल्लभ भाई पटेल एज ए लॉयर हैं बट वो लॉयर के फॉर्म में है, इनके लॉयर बन के आए हैं, वकील, ठीक है ना। विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी वो लीडर हैं अच्छा जो पंगे करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है साइड में तो ध्यान रख लो, यहाँ पे अभी वल्लभ भाई पटेल बहुत यंग है, ठीक है ना। अगर लिखना भी है तो लिख लीजिए आप, वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर है एज ए यंग लॉयर, ठीक है। मेन लीडर ये है ना, वल्लभ भाई पटेल का भी रोल है अपना। इश्यू क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन को लेके, रेवेन्यू कलेक्शन आफ्टर फेलियर ऑफ क्रॉप, कि क्रॉप फेल हो गई है लेकिन तब भी रेवेन्यू लिया जा रहा है। मूवमेंट किया, प्रोटेस्ट किया, ठीक है, काफ़ी कुछ इश्यूज होंगे, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा में ध्यान नहीं रखना। पब्लिक किससे परेशान थी, तो यहाँ पे एक लिख लो, पीजेंट्स ऑलरेडी सफर्ड, peasants already suffered with किसकी चीज से, प्लेग से, दूसरा हाई प्राइसेस, नेक्स्ट एरिड ड्रॉट, सूखा पड़ गया, ठीक है। सर लास्ट लाइन क्या है सर? सॉरी, लास्ट लाइन सर क्या लिखा है? लास्ट टाइम लिखा हुआ है एरिड, DROUG, ड्रॉट, सूखा, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया है, ठीक है। ये सब दिक्कतें हैं और इसके बाद भी क्या करा जा रहा है, रेवेन्यू लिया जा रहा है। तो फाइनली आउटकम, रिजल्ट क्या रहा, इसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट्स क्या रहेंगे। गवर्नमेंट, लिखो इसको, गवर्नमेंट एग्रीड
to suspend collection of land revenue, collection of land revenue, और ये डिक्लेयर करते हैं the one who could afford to do so could pay the whole amount। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग ही पे करें टैक्स, बाकी लोग ना करें। और इस तरीके से मूवमेंट क्या रहा, सक्सेसफुल। ठीक है, और गांधी जी की लगातार 3 विक्ट्री हो चुकी हैं 3 मूवमेंटों के अंदर, और गांधी जी अब बियॉन्ड द 7 स्काई है। उनको लग रहा है कि अपन ही डॉन है, अपन अब जो भी कुछ करेंगे मजे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट यहाँ पे खत्म होता है, और फाइनली लगातार तीनों सत्याग्रह गांधी जी के बेहद सक्सेसफुल रहते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? पूछिए। सर वो गवर्नमेंट एग्री उससे पहले क्या है सर? रिजल्ट लिखा है, आउटकम। ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, बस मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। इशू क्या है, लीडर्स कौन कौन है, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा। क्योंकि देखो हमें क्या होगा ना, 30 वर्ड 50 वर्ड्स ऐसे लिखने होंगे, तो हम पूरी कहानी नहीं लिख सकते। हमें मेन चीजें लिखनी है कि भाई किस वजह से स्टार्ट हुआ था, लीडर कौन कौन थे, रिजल्ट क्या रहा। बीच की कहानी लिखने से बेटर ये कि हमने टू द पॉइंट बात करें। डन? समझ में आया? जी सर। कोई दिक्कत, कोई सजेशन? ठीक लगा ना? अच्छा है, ऐसे पढ़ाया जाए इस बैच में। जी सर। तो हम लोग इसमें ऐसे ही एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होंगे रैंडम उठाएंगे बीच में से। नॉर्मल क्लास वो चलती रहेंगी हमारी जो चल रही हैं, आप हर एक क्लास में आइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मॉर्निंग में तो क्लास है नहीं, कल इवनिंग में क्लास है इंग्लिश मीडियम वालों की। ठीक है, और कल सर टाइमिंग क्या होगी कल की? वही इवनिंग में 8:30 के आसपास। मैं मैसेज कर दूंगा, 8 होगा जो भी होगा। 3 घंटे की क्लास लेंगे ना, ऐसे मान लीजिएगा आप। वो हम लोग देख लेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा टाइम, लेकिन टाइम वही रहेगा इवनिंग का। हाँ जी बोलिए। सर मैं कह रही हूँ ये तो ठीक है, बट आप बुक में से थोड़ा, जैसे आप बुक से पढ़ाते हो ना, थोड़ा वो पढ़ाते तो थोड़ा ठीक रहता। अरे तो नॉर्मल बैच में तो वही पढ़ाएंगे ना, नॉर्मल बैच में वही पढ़ा रहे हैं। तो इसमें सर आपने हिस्ट्री स्टार्ट किया है रैंकर्स से। अरे भाई ये कौन सा बैच है अगर रैंकर्स अलग है तो? अब कंफ्यूज हो जाता हो। कल कंटिन्यू जो सर उसमें पॉलिटी चलेगी ना? जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें पॉलिटी चलेगी, ये अलग चलेगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पढ़ा दिया जाएगा तो ये भी कवर हो जाएगी। वो नॉर्मल चल रहा है वो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो वो भी पढ़ जाएगा, ये भी अलग से पढ़ जाएगा, जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक साथ दो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री कवर कर लेंगे, वहाँ पे हमारा पॉलिटी कवर हो रहा है, ज्योग्राफी हमारा थोड़ा सा हो ही चुका है। तो इस तरीके से हम लोग 3 महीने या 3.5 महीने में ही कोर्स कवर कर लेंगे। पॉइंट ये है अल्टीमेटली। ठीक है, वही कह रही थी सर। हाँ जी। अच्छा, ये जो अभी क्लास हुई उसकी तो टाइमिंग फिक्स नहीं है? इसकी टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन मोस्टली क्लासेस हुआ करेंगी, है ना। तो मोस्टली देखो प्रॉब्लम होती है सर कि व्हाट्सएप अगर चेक नहीं कर पाते तो ये मिस हो जाएगी फिर। नहीं देखो, मोस्टली तो इवनिंग में ही रखेंगे, है ना। 90% तो इवनिंग में ही रहेगी, लेकिन अगर मान लीजिए ऑफ होता है, ऑफिस ऑफ होते हैं ना, तो दिन में रखेंगे क्लास। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार दिन में कभी भी एक बार चेक कर लो। वैसे मैं एक दिन पहले अनाउंस कर दूंगा डेट, मतलब टाइम जो होगा हमारा। ठीक है, जैसे अब कल सैटरडे है तो सैटरडे को थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, है ना, तो सैटरडे को नहीं रखेंगे क्योंकि सैटरडे को 8 PM वाली होगी ना? हाँ 8 PM। मैं ये कह रही हूँ, हाँ जी कहे, आप कहे। थोड़ा बुक में से भी बढ़ा देना, मतलब जैसे आप हाईलाइट करके पढ़ाते हो। पता है, IAS की तैयारी करने के लिए पहली क्वालिटी हमारे पास ये होनी चाहिए कि हम एक चीज को एक ही बार बोलें। ठीक है, बार बार एक ही चीज दोहराने से सामने वाला आपको ना समझता है।
अरे सर मैं बुक की बात कर रही थी। आपने एक बार बोल दिया, मैंने सुन लिया, मैंने हाँ बोल दिया, अब आप सुकून रखिए, करा देंगे, ठीक है। और बताइए, और कोई किसी का कुछ क्वेश्चन? सर नॉर्मल बैचेस में हमारे कुछ ये हमने लेट ज्वाइन किया था ना, तो बैकअप क्लासेस कब होंगे? बैकअप क्लासेस वो कराएंगे है ना, उनका टाइम डिसाइड नहीं, बट हो जाएंगे आपके। कहाँ से ज्वाइन किया? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आपका? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, तो हौसला रखिए, करा दिया जाएगा। अभी तो जो चल रहा है ना वो पढ़ो आप, ठीक है। तो अभी तो आपको ये भी नहीं मालूम ना क्या छूटा है, तो जो छूटा हुआ है ना वो अपने आप ही एंड में निकल के आ जाएगा, तो करा दिया जाएगा आपको, है ना। करा देंगे, इतना पक्का है, करा देंगे। ओके सर। बैकअप कराया जाएगा, लेकिन कब कराया जाएगा ना ये फिक्स नहीं है, बट कराएंगे पक्का, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। बट बाकी आप रेगुलर रहिए। देखो जितना आप सभी लोग जितना रेगुलर रहोगे उतना बेनिफिट है, जितना आप मिस करोगे बीच बीच में क्लास, आपके लिए उतनी दिक्कत है। और इस एग्जाम में कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है, तो आप लोग हर क्लास में आइए। मॉर्निंग में क्लास होती है 5 AM से 8 AM तक, तो उसको भी आप ज्वाइन करिए, तभी जाके कंटिन्यूटी बन पाएगी आप लोगों की, ठीक है। सर मैं एक बात कहूँ? हाँ कहिए, आप बात मैं कहिए। ये कह रही हूँ हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने हाँ बोला ना, तो मेरे को वो बाद में सुनाई दिया, शायद पहले बोलो तो मेरा ध्यान नहीं गया होगा। ठीक है, हाँ ओके, इसी वजह से मैंने सोचा। ठीक है। तो ठीक है फिर, गुड नाइट, चलते हैं। थोड़ा भी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं हो पाई, इतना एक फुली ठीक होती है ना, तो 1-2 दिन में मैं भी ठीक हो जाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग थोड़ी सी ड्यूरेशन और बढ़ा देंगे। हालांकि मैंने सोचा तो ये था कि 2 घंटे पढ़ाएंगे, बट जुकाम में जो होता है वो हो रहा है मेरे साथ, तो दैट्स वाई। ठीक है, गुड नाइट। अभी सोते हैं हम लोग, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, गुड नाइट सर, टेक केयर। गुड नाइट। सर संडे को सबको ऑफ रहता ना, संडे को लेते हैं। संडे को ऑफ, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।